वेलकम टू फीपी एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12 की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ। इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे हैं हम ये सेकंड चैप्टर का ये आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं थर्ड टॉपिक रहेगा। तो जब हम कोई भी चीज बार बार खाते हैं तो उसका स्वाद जो है वो कम होता जाता है। तो ये सर स्वाद नहीं है, ये उपयोगिता विश्लेषण का उदाहरण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है उपयोगिता विश्लेषण। तो जो आज का हमारा ये टॉपिक है वो है उपयोगिता विश्लेषण। ठीक है, तो चलिए। तो उपयोगिता विश्लेषण, अब इसका अर्थ हमें पहले जानना है कि उपयोगिता विश्लेषण क्या है। और अभी हमने इसके पहले भी उपयोगिता के बारे में जाना है ना। तो अगर आपने वो वाला टॉपिक देखा होगा तो ये काफी इजी होगा आपको समझने में। उपभोक्ता द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्त जो संतुष्टि है, संतोष है का अध्ययन करना। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, संतुष्टि हो या फिर संतोष। तो उपभोक्ता द्वारा जो विभिन्न वस्तुएं हैं और सेवाएं जो उपभोक्ता उपभोग करते हैं, उपभोक्ता पता है आपको कि उपभोक्ता कौन होते हैं? हम उपभोक्ता हैं, हम सब उपभोक्ता हैं, क्योंकि हम सभी चीजों का, वस्तुओं का उपभोग करते हैं, यूज करते हैं और सेवाओं का। तो इस प्रकार से उपभोक्ता द्वारा जो बहुत सारी विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं जो उपभोग करते हैं, उनको यूज करते हैं, उनसे जो उनको संतोष प्राप्त होता है, संतुष्टि मिलती है, उसका अध्ययन करना ही उपयोगिता विश्लेषण है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम साधारण शब्दों में देखें इसको, सरल भाषा में, तो उपयोगिता यूटिलिटी का मतलब होता है किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त होने वाला सुख या संतोष, है ना। उपयोगिता का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु है और सेवा है जो उसको आप यूज कर रहे हैं, तो जो उसको उससे प्राप्त हो रहा है, आपको सुख या आनंद जो मिल रहा है या संतोष मिल रहा है, वो। विश्लेषण क्या होता है? एनालिसिस। अब हम इसका मतलब देखते हैं कि किसी चीज का सूक्ष्म अध्ययन या जांच। ठीक है, अब हमने क्या देखा, इसका विश्लेषण करना। उपयोगिता को अभी हमने पढ़ा लास्ट टॉपिक में, अब हम इसका इसमें विश्लेषण करेंगे। तो जब हम किसी चीज का सूक्ष्म अध्ययन करने जा रहे हैं, बहुत बारीकी से, और उसकी जांच कर रहे हैं, तो उपयोगिता विश्लेषण का अर्थ हुआ जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग क्यों करता है। अब हमको इस विश्लेषण में हमें ये समझना है कि अगर हम उपभोग तो कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग क्यों कर रहा है। ठीक है, अब कितनी संतुष्टि मिलती है? अच्छा, उपभोग तो कर रहा है पर उसको उससे संतुष्टि कितनी मिल रही है, और वह अपनी सीमित आय का उपयोग किन वस्तुओं पर करता है। मतलब उसके पास आय क्या है? सीमित है, उसके पास पैसे कम है, उसकी इनकम कम है, और वो उन्हीं सीमित इनकम से, उस सीमित पैसों से, कम पैसों से वो अपनी वस्तुओं किस वस्तु पर अपना व्यय करेगा, कौन सी वस्तु का उपभोग करेगा। ठीक है, सीमित आय का उपयोग वो किन वस्तुओं पर करना चाहता है, उसके पास वस्तुएं, पैसे कम है और उन्हीं कम पैसों को वो किन वस्तुओं पर खर्च करेगा। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को उपयोगिता विश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इतना पूरा मतलब तो समझ में आ गया होगा भाई, किसी चीज का सूक्ष्म अध्ययन करना, बहुत छोटे रूप में अध्ययन करना, उसको बहुत बारीकी से और जांच करना है उसकी। ठीक है, तो उपयोगिता विश्लेषण करते हैं हुआ जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति वस्तु का उपभोग क्यों करता है और कितनी संतुष्टि उससे मिलती है। करता है उपभोग तो उससे संतुष्टि कितनी मिलती है, और वह अपनी जो सीमित आय है, सीमित पैसे हैं, कम पैसे हैं, तो किन वस्तुओं पर वो उसको खर्च करता है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उपयोगिता विश्लेषण। अब देखिए, उपभोक्ता की पसंद और व्यवहार को समझने का प्रयास। उपभोक्ता की पसंद क्या है, उसका व्यवहार क्या है। अब हमारे चैप्टर का नाम है, इसमें उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांती नाम ही है, तो हम इस पूरे चैप्टर में उससे ही रिलेटेड पढ़ रहे हैं कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या है। तो उसकी पसंद क्या है और किस प्रकार का व्यवहार है, उसको समझने का इसमें प्रयास करता है। संतुष्टि को मापता है, क्रमबद्ध करने के तरीके, और ये बताता है कि मांग, जो डिमांड है वो कैसे बढ़ती है और बदलती रहती है, कि बस जो मांग है वो कैसे बदलती रहती है, कैसे बनती है, मांग उत्पन्न कैसे होती है ना, ये चीज। उपयोगिता विश्लेषण के दो मुख्य प्रकार हैं। अब ये आपको देखना है कि उपयोगिता विश्लेषण के प्रकार कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गणनात्मक उपयोगिता विश्लेषण, है ना, पहले हम इसको देखते हैं। तो यह जो इसका मतलब होता है कि संतोष या सुख की संख्या में मापा जाए। अब गणना से आपको समझ में आ रहा होगा कि काउंटिंग में अगर संख्याओं से रिलेट कर रहा है, किसको हम संख्या में माप सकते हैं, संख्या में हम पता लगा सकते हैं। अब जैसे कोई कहे कि सेब खाने से मुझे 10 यूटिल संतोष की इकाई मिलती है ना। कोई कहता है कि भाई हमने सेब खाया, उससे हमें 10 यूटिल संतोष मिला, और केले से 6 यूटिल, ठीक है, 6 यूटिल, केले से 6 यूटिल, तो साफ पता चलता है कि सेब से ज्यादा संतोष मिला, है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 यूटिल है
यहाँ पे 6 यूटिल है, तो 6 यूटिल और 10, तो 10 ज्यादा हुआ ना, तो जो उसको सेब खाने से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हुई केले की अपेक्षा, तो केले में से उसको इतनी संतुष्टि प्राप्त नहीं जितना कि उसके सेब से मिली। अब यहाँ पे देखिए कि उपयोगिता को यूटिल में मापा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कभी कभी क्वेश्चन भी बन जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा कि उपयोगिता को किससे मापा जाता है, तो आपको बताया यूटिल में मापा जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं से मिलने वाले संतोष को संख्या में व्यक्त करता है। अब गणनात्मक का मतलब आपको समझ लेना, संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो उपयोगिता है उपभोक्ता वस्तुओं से मिलने वाले संतोष से संख्या में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं? संख्या। भी हमने व्यक्त किया संख्या में, 10 यूटिल की बात हुई, 6 यूटिल की बात हुई, तो यहाँ पे संख्या में बात हो रही है, तो यहाँ पे जो उपभोक्ता वस्तुओं से मिलने वाले संतोष को किसमें व्यक्त करता है? संख्याओं में व्यक्त करता है, संख्याओं में बताता है। सीमांत उपयोगिता का नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस पर आधारित है कि यानी किसी वस्तु की हर अतिरिक्त मात्रा से मिलने वाला संतोष धीरे धीरे कम कैसे होता है ना। यहाँ पे डिमिनिशिंग की बात हो रही है आपको कि भाई वो कम कैसे होता जाता है। हर जो वस्तु है उसका उपभोग करने से उसकी अतिरिक्त जो मात्रा का हम यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो उससे जो मिलने वाला संतोष है वो धीरे धीरे कैसा होता जा रहा है? गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्रमवाचक, अभी हमने गणनावाचक देखा था, अब हम क्रमवाचक देखेंगे, ठीक है। तो दो तरह से मापा जाता है, तो एक गणनावाचक हो गया, एक क्रमवाचक हो गया। अब क्रमवाचक कैसे होता है? इसका मतलब यह है कि संतोष को गिनती में नहीं मापा जाता, संतोष को गिनती। अब गणनावाचक में हमने क्या की कि उसको हम संख्याओं के रूप में माप सकते हैं, लेकिन क्रमवाचक में हम संख्याओं के रूप में नहीं मापेंगे, बल्कि उसको एक क्रम के रूप में, है ना, क्रम के रूप में मापेंगे, केवल क्रम, रैंकिंग देंगे हम, बताया जाएगा रैंकिंग के आधार पर। जैसे कोई कहे कि मुझे सेब केला से ज्यादा पसंद है, लेकिन यही नहीं बताएगा कि कितना ज्यादा, ठीक है। अब देखिए वहां पे हमने ये बताया कि 10 यूटिल सेब से उसको 10 यूटिल जो संतोष प्राप्त हो रहा है, जबकि केले से 6 यूटिल, वहां पे हमने संख्याओं में बता दिया। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं बता पा रहे हैं कि 10 यूटिल या 6 यूटिल, हम यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मुझे सेब केला से ज्यादा पसंद है। मैं बस इतना बता रही हूँ कि सेब केला से ज्यादा पसंद, लेकिन मैं ये नहीं बता रही हूँ कि कितना ज्यादा पसंद है, बस ये बता रही हूँ कि ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे क्रम दे रहे हैं हम, रैंकिंग दे रहे हैं, ठीक है। मुख्य बात है उपभोक्ता वस्तुओं को प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध करता है। अब उपभोक्ता यहाँ पे क्या करते हैं कि क्रमबद्ध कैसे करता है? प्राथमिकता के आधार पर, ठीक है। प्राथमिकता कि कौन सी उस वस्तु उसके लिए ज्यादा उपयोगी है, कौन सी प्राथमिक है, सबसे पहले किस चीज को महत्व देना है, उसके अनुसार से क्रम वाइज उसको क्रमबद्ध करता है। संतोष को सिर्फ अधिक या कम कहा जा सकता है। संतोष को क्या कहा जा सकता है? अधिक या कम। भाई हमने कोई चीज खाई, मैंने बोला भाई उससे मुझे बहुत अधिक संतोष मिला, बहुत अधिक संतुष्टि प्राप्त हुई, लेकिन अगर कोई वस्तु हमें कम है तो हम बोलेंगे उससे मुझे ज्यादा संतोष प्राप्त नहीं है, कम संतोष। तो हम इसको यहाँ पे रैंकिंग क्रमबद्ध में दे रहे हैं, ज्यादा या कम ऐसे करके। इंडिफरेंस कर्व जो है और बजट रेखा, बजट लाइन जो है, जैसे सिद्धांत इसी पर आधारित है, ठीक है। इंडिफरेंस जो कर्व है और जो बजट लाइन है वो इसी पर आधारित है। वो अभी हम जब कर्व में देखेंगे तो उसमें हम इस चीज ज्यादा हमारे लिए क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो उपभोक्ता वस्तु को प्राथमिकता के आधार पर कि कौन सी वस्तु उसके लिए प्राथमिक है, कौन सी ज्यादा जरूरी है, कौन सी ज्यादा उसे अच्छी लग रही है, कौन सी उसको महत्व किस वस्तु को दे रहा है, तो प्राथमिकता के अनुसार उसको क्रमबद्ध करता है रैंकिंग वाइज, ठीक है। अब सरल तुलनात्मक, गणनात्मक जो है कार्डिनल जो है क्रमवाचक, ऑर्डिनल संतोष को संख्या में मापते हैं, संतोष सिर्फ क्रम में। तो यहाँ पे अगर आपको दोनों में डिफरेंस पूछता है तो आपको इसमें बताना है कि गणनावाचक में हम क्या करते हैं? संख्या में, लेकिन क्रमवाचक में हम क्या करते हैं? संतोष को सिर्फ क्रम में रखते हैं। इसमें क्रम में रखते हैं, लेकिन गणनावाचक में हम कहाँ रखते हैं? संख्या में, ठीक है। और क्रमवाचक में संतोष में, क्रम में। तो क्रमवाचक को क्रम में रखते हैं और गणनावाचक को संख्याओं में माप सकते हैं। हम बता सकते हैं 6 यूटिल हमें संतोष प्राप्त हो, लेकिन हम जब क्रम की बात करते हैं तो हम इसमें बोलते हैं भाई हमें सेब से ज्यादा संतोष प्राप्त हुई, लेकिन केले से कम, ठीक है। चलिए उपयोगी यूटिल, 6 यूटिल, उदाहरण के लिए मान लीजिए सेब है 10 यूटिल और केला 6 यूटिल, मुख्य सिद्धांत जो इसका है। सीमांत उपयोगिता हास का जो नियम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्रमवाचक विश्लेषण और उपयोगिता को मापा जा सकता है केवल पसंद के क्रम से। उदाहरण के लिए अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई केला से ज्यादा सेब उसको सेब से उसको संतुष्टि मिल रही है, केला से ज्यादा उसे क्या पसंद है? सेब पसंद है, पर यह नहीं बताया कि कितना ज्यादा। मुख्य सिद्धांत
इंडिफरेंस कर्व और बजट रेखा का सिद्धांत है। याद रखने का आसान तरीका है कि अगर संख्या से संतोष मापा जाए, संख्या से संतोष तो गणनात्मक, और अगर बस पसंद बताई जा रही हो, पसंद बताई तो वो क्रमवाचक, लेकिन अगर संख्या की बात हो रही है तो वहां पे गणनावाचक, और अगर पसंद की बात हो रही है तो वहां पे क्रमवाचक। अब क्रम विश्लेषण ये दो प्रकार का होता है, एक गणना विश्लेषण और एक उपयोगिता को मापा जाता है संख्या में, जैसे 10 यूटिल में। अब उपयोगिता विश्लेषण की विशेषताएं आप देख लीजिए कि उपयोगिता का माप यह एक व्यक्ति और मानसिक संतोष या खुशी को मापने का प्रयास करता है। अब जो उपयोगिता विश्लेषण है वो उसकी विशेषताएं क्या होती है कि एक व्यक्तिगत और मानसिक संतोष को, भाई उसको मानसिक रूप से कितना संतोष प्राप्त हो, कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई, उसकी खुशी को मापने का प्रयास करता है, उसकी खुशी बताता है, उसकी खुशी को माप सकता है। इससे सामान्यतः यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा से कितना अधिक संतोष प्राप्त करता है, उसकी उपयोगिता उतनी ही अधिक। एक जो उपभोक्ता है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु या सेवा से उसको जितना भी अधिक संतोष मिलता है, जितना भी अधिक संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, उसकी उपयोगिता उतनी ही अधिक होती जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है, कोई उपभोक्ता है वस्तु या सेवा का उपभोग कर रहा है, अब उससे उसको जितनी भी ज्यादा अधिक संतोष मिलेगा, जितनी भी ज्यादा अधिक संतुष्टि मिलेगी, उसकी उपयोगिता उसके लिए क्या होगी, और अधिक होती जाएगी। कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता वह कुल संतोष या लाभ है जो उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा से मिलता है। और कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी की बात हो रही है कि कुल उपयोगिता वह कुल संतोष है, टोटल जो कुल संतोष या लाभ है जो उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा से मिलता है, कोई वस्तु या सेवा के उपभोग करने से मिलता है। यह जितना अधिक होता है उपभोक्ता की कुल संतुष्टि भी उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो यह जितना ज्यादा होगा उपभोक्ता की संतुष्टि भी उतनी ही ज्यादा होगी। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, अभी हमने टोटल यूटिलिटी की बात की, अभी मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता वह अतिरिक्त संतोष है ना, वहां पे हमने टोटल की बात की, कुल की बात की, है ना, यहाँ पे हम बोल रहे हैं एक अतिरिक्त संतोष, एक एक्स्ट्रा की बात हो रही है। उपभोक्ता को एक अतिरिक्त इकाई वस्तु या सेवा से जो प्राप्त होता है, एक अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा इकाई से जो उसको संतोष प्राप्त होता है, वो यहाँ पे हो जाता है सीमांत उपयोगिता। यह डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की ओर झुकी हुई होती है। ये कैसे होती है, हमेशा नीचे की ओर झुकी हुई होती है, अर्थात जैसे जैसे उपभोक्ता एक ही वस्तु का अधिक उपभोग करता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सीमांत उपयोगिता का जो होता है वो कर कैसा होता है, तो आपको ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, नीचे की ओर झुकी हुई। तो अगर जैसे जैसे उपभोक्ता एक ही वस्तु का अधिक उपभोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है। इसके लास्ट टॉपिक में भी हमने जाना था कि अगर कोई व्यक्ति एक ही वस्तु का बार बार उपभोग कर रहा है तो जो उसकी मतलब जो वो है सीमांत उपयोगिता वो क्या होती, घटती जाती है। फिर उसको उसमें ज्यादा पसंद नहीं आएगा, ज्यादा संतोष नहीं, तो ठीक है हम मान लीजिए हमने 2-3 समोसे खाने हैं, तो हम मान लीजिए पहला जो समोसा खाए उससे हमें बहुत अच्छा आनंद मिला, बहुत अच्छा लगा उसको खाने से, तो फिर हम दूसरा खाएंगे तो हमें उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, चलो ठीक है, फिर तीसरा खाएंगे तो उतना अच्छा। तो जब वो उपभोग करता जाएगा, धीरे धीरे एक ही वस्तु का उपभोग बार बार करता जाएगा, तो जो उसका सीमांत उपयोगिता वो कैसे होगी, घटने लगेगी, कम होने लगेगी। उदाहरण के लिए अगर आप पहले एक मिठाई खाते हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने समोसा का उदाहरण लिया एग्जाम्पल, उसी तरह मिठाई का लिए हैं कि तो बहुत संतुष्टि में स्वादिष्ट लगती है। मान लीजिए आपने पहले मिठाई खाई तो आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगी, लेकिन दूसरी मिठाई से आपको उतना आनंद नहीं मिलता है, फिर आपका मन भर जाएगा, फिर नहीं अब तो बस ठीक है नहीं खाना, लेकिन जो पहली होगी उससे आपको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो यह फिर क्या होती है, कम होती जाती है। विविधता, ये हमने देखा कि यह सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु का उपभोग करने से हर अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि घटती जाती है ना। धीरे धीरे जो भी अतिरिक्त इकाई का हम उपयोग करते जाते हैं, उपभोग करते जाते हैं, उसकी जो आप जैसे एक केला खाएं आपको अच्छी संतोष मिला, फिर दूसरे से कम हो गया, तीसरे से और कम हो गया, चौथे से और कम हो गया, तो इस प्रकार से ये घटती जाती है। जो संतुष्टि का स्तर है वो कैसा होता है, घटता जाता है। सीमांत उपयोगिता का कम होना के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब सीमांत उपयोगिता वो किस रूप में जाना जाता है, कम होने का, कम होना, ठीक है। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से रखनी है अपने दिमाग में कि सीमांत उपयोगिता की जहां पे बात होगी तो उसका क्या होता है, कम होना, इसके सिद्धांत के रूप में इसे जाना जाता है। अब सीमांत उपयोगिता
यह अतिरिक्त संतोष जो उपभोक्ता को एक अतिरिक्त खाकर मिलता है, एक अतिरिक्त खाके, एक एक्स्ट्रा खाके जो प्राप्त होता है वो है सीमांत उपयोगिता। जैसे अधिक इकाइयां खाई जाती है, सीमांत उपयोगिता घटने लगती है, और जैसे जैसे कोई एक ही वस्तु को बार बार खाया जाता है तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती है, घट जाती है। पहली इकाई से बहुत संतोष मिलता है 10, फिर अतिरिक्त इकाई के साथ सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जब उपभोक्ता एक और इकाई खाता है तो सीमांत उपयोगिता नकारात्मक हो जाती है, जैसे कि 7वीं इकाई में -2 में चली गई। मतलब कि जैसे आपने 4 केले खाए, ठीक है, लेकिन जब 5वां 6वां केले में आप पहुंचेंगे तो आप वो निगेटिव में चला जाएगा, फिर आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं होगी और फिर वो आपके लिए नुकसानदायक भी होगा, तो निगेटिव में चला जाएगा। फिर वहां पे जो आपकी सीमांत उपयोगिता होगी वो कैसी हो जाएगी, नकारात्मक, ऋणात्मक नकारात्मक हो जाती है, ठीक है। जैसे 7वीं इकाई में -2 हो गया। अब निष्कर्ष में हम देखें, जब सीमांत उपयोगिता घटने लगती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। अब जब सीमांत उपयोगिता घटती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपकी सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटती है लगती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, वो ज्यादा होने लगती है, ठीक है, बढ़ने लगती है। लेकिन कुछ बिंदु के बाद वह स्थिर हो जाती है, पर एक ऐसा बिंदु आता है जहां पे वो स्थिर हो जाती है, ठीक है, वहां पे वो बदलती नहीं है। यदि सीमांत उपयोगिता नकारात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है। अब यहाँ पे आपने देखा कि जब सीमांत उपयोगिता घटने लगती है तो कुल उपयोगिता क्या है, बढ़ती है, लेकिन कुछ बिंदु के बाद वो स्थिर हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब सीमांत उपयोगिता और गिरने लगती है, नकारात्मक में चली जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, तो कुल उपयोगिता भी क्या हो जाती है, घटने लगती है। और यह करता है कि उपभोक्ता वस्तु का अत्यधिक उपभोग कर रहा है, और यह जो बताता है कि उपभोक्ता क्या कर रहा है, कि वस्तु का बहुत ज्यादा उपभोग कर रहा है, अत्यधिक उपभोग कर रहा है, जब वो निगेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपने देखा कि सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन कुछ बिंदु के बाद आकर वो स्थिर हो जाती है। सीमांत उपयोगिता जब नकारात्मक होती है, ऋणात्मक में चली जाती है, तो कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। अब ऋणात्मक कैसे होती है कि भाई जब हमने बहुत उस चीज का उपभोग कर लिया, हमने 4 खा लिया, 5 खा लिया, उसके बाद वो हमारे लिए क्या होगी, नुकसानदायक हो जाएगी, तो वो निगेटिव में चला जाएगा। और उसके बाद जो हमारी कुल उपयोगिता होगी, टोटल यूटिलिटी, वो क्या होगी, घटने लगेगी, ठीक है। तो ये इससे ये बताता है कि उपभोक्ता ज्यादा अत्यधिक उपभोग कर रहा है। अब हम जैसे उदाहरण देख रहे हैं, एक छोटा सा जो हमने उदाहरण देखा यहाँ पे, सेब की संख्या है, कुल उपयोगिता है और सीमांत उपयोगिता है, ठीक है। अब हमने देखा कि सेब 0 था, 0 तब तो यहाँ पे उसकी सीमांत उपयोगिता कुछ नहीं थी, लेकिन 1 हुआ तो कुल उपयोगिता कितनी थी, 10, और सीमांत उपयोगिता भी कितनी थी, 10 ही थी। लेकिन जब उसने 2 खाया तो उसकी जो कुल उपयोगिता कितनी थी, 18, लेकिन सीमांत उपयोगिता कितनी हुई, 8। फिर देखा आपने कि कुल उपयोगिता क्या है, यहाँ पे बढ़ रही है, 3 खाने पे 24 हो गई, फिर यहाँ पे जो सीमांत उपयोगिता क्या है वो घट रही है, 6 हो गई, फिर 4 हो गई, ये बढ़ रही है। लेकिन एक समय ऐसा है जहाँ पे क्या हो गया, स्थिर हो गया, है ना, 30 हो गया। अब देखिए 5, जब उसने 5 खाया सेब, तो उसकी जो कुल उपयोगिता वो क्या स्थिर हो गई, है ना, वहां पे ना वो घटी और ना ही बढ़ी, और यहाँ पे ये 2 हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये 0, यहाँ पे इसको सीमांत उपयोगिता इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन 7वीं इकाई से जब वो फिर से, अब यहाँ पे आपने देखा कुल उपयोगिता क्या है, घटती जा रही है, कुल उपयोगिता घट रही है और सीमांत उपयोगिता यहाँ पे ऋणात्मक में चली गई, नेगेटिव में चली गई, नकारात्मक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कुल उपयोगिता जैसे जैसे बढ़ रही है, सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है, लेकिन एक बिंदु जब ऐसा आता है 5 इकाई खाने पे कि कुल उपयोगिता बिल्कुल स्थिर हो जाती है, और यहाँ पे इसका जो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, 0 हो जाती है ना, एकदम उसकी एकदम घट जाती है। लेकिन जब ये फिर उसके बाद कुल उपयोगिता भी क्या होती है, धीरे धीरे घटने लगती है। अब जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो जो सीमांत उपयोगिता क्या है, वो ऋणात्मक में चली जाती है। इससे है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा अत्यधिक उपभोग कर चुका है। अब यहाँ 6वें सेव पर mu बराबर 0, 6वें सेव पर mu बराबर कितना हो जाता है, 0, ठीक है, mu कितना हो जाता है, 0, और tu अधिकतम 30 हो जाता है। tu कितना है यहाँ पे, अधिकतम 30, यहाँ पे स्थिर हो गया है ना, यहाँ पे 2 जगह पे 5 में भी नहीं बदला और 5 में बदला, और फिर 6 में क्या हो गया, वो स्थिर हो गया, 30 का 30 ही रहेगा। तो यहाँ पे mu बराबर 0 और tu बराबर अधिकतम कितना हो जाता है, 30। अब कुल उपयोगिता जो है, टोटल यूटिलिटी है, कुल संतोष है, जो उपभोक्ता की सभी इकाइयों के उपभोग से मिलता है। अब यह कुल उपयोगिता क्या है कि भाई जो
उपभोक्ता को सभी इकाइयों से संतोष मिलता है ना, सभी इकाइयों के उपभोग से जो उसे संतोष मिलता है। अब जैसे जैसे उपभोक्ता एक ही वस्तु की अधिक इकाइयां खाने लगता है, भाई एक ही वस्तु है और उसकी अधिक से अधिक इकाइयों की खपत करता है या खाता है, कुल उपयोगिता उसकी बढ़ती जाती है, लेकिन एक बिंदु के बाद वह स्थिर हो जाती है। क्या हो जाता है? स्थिर हो जाती है। जैसा कि अभी आपने चार्ट में देखा कि यहाँ पे वो स्थिर हो गई, यहाँ पे ना तो घटी और ना ही बढ़ी। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई उसने सभी इकाइयों का उपभोग किया, सभी इकाइयों से उसे जो संतोष मिला, और जैसे जैसे उपभोक्ता एक ही वस्तु की अधिक इकाइयों को खाता जाता है, एक ही वस्तु की, समोसा है तो समोसा की खा रहा है, केला है तो केले की अधिक इकाइयों का उपभोग कर रहा है, तो उसकी जो कुल उपयोगिता है वो क्या हो गई? बढ़ गई, लेकिन एक बिंदु के बाद वो अभी स्थिर हो जाती है, वहां पे बदलती नहीं है। सीमांत उपयोगिता जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये अतिरिक्त संतोष है। यहाँ पे हमने बात की थी कि एक्स्ट्रा इकाई का जो हम उपभोग कर रहे हैं, जो उपभोक्ता को एक अतिरिक्त इकाई को खाकर प्राप्त होती है, जैसे जैसे अधिक इकाइयां खाती जाते हैं उनकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटने लगती है ना। जैसे जैसे वो अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं, उनकी सीमांत उपयोगिता क्या है? वो घटती जाती है। पहले इकाई से बहुत संतोष मिलता है 10, फिर हर अतिरिक्त इकाई के साथ सीमांत उपयोगिता घट जा रही है। अंततः जब भोक्ता एक और इकाई खाता है तो सीमांत उपयोगिता नकारात्मक हो जाती है, जैसे कि 7वीं इकाई में हमने देखा -2 हो गई। अगर हम प्रीवियस में जाके देखें तो आपने देखा यहाँ पे ये ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है, नकारात्मक हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये कैसे हो जाती है? नकारात्मक, निगेटिव में चला जाता है। तो आपने देखा कि जैसे पहले से तो 10 मिला और फिर उसके बाद धीरे धीरे सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? घटती गई, और एक समय ऐसा आता है कि जब सीमांत उपयोगिता कैसी हो जाती है? नकारात्मक, जैसा कि हमने 7वीं इकाई में देखा था, -2 में चला गया था, ठीक है। अब हम निष्कर्ष में देखते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता घटने लगती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। अभी हमने देखा यहाँ पे कि जब सीमांत उपयोगिता घटी है तो उपयोगिता बढ़ी। प्रीवियस में जाके हम देखते हैं कि देखिए, जब हमने देखा कि सीमांत उपयोगिता घटने लगती है तो कुल उपयोगिता क्या है? बढ़ी है, 10 हुई है, 18 हुई है, फिर 24 हुई है, फिर 28 हुई है, ठीक है। और यहाँ पे 10, 8, 6 ये घटता, सीमांत उपयोगिता हमारी जो है वो घटती हुई गई। अब हमने देखा कि कुछ बिंदु के बाद वह स्थिर हो जाती है। कुल उपयोगिता क्या होती है? कुछ बिंदु के बाद स्थिर हो जाती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और यदि सीमांत उपयोगिता नकारात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है, ठीक है। यदि सीमांत उपयोगिता वहां पे नकारात्मक हो गई, जैसा कि हमने देखा -2, तो उसके बाद भी कुल उपयोगिता भी क्या हो गई? घटने लगी, ठीक है। तो यह इंगित करता है कि उपभोक्ता वस्तु का अत्यधिक उपभोग कर रहा है, और यह हमें यह बताता है कि जो उपभोक्ता है वो वस्तु का क्या करता है? अत्यधिक उपयोग, ज्यादा उपभोग कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये सीमांत और कुल उपयोगिता का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आपने यहाँ पे देखा कुल उपयोगिता क्या है? जो सभी इकाइयों के उपभोग से जो संतोष प्राप्त होता है ना। वस्तु की अधिक इकाइयां, एक ही वस्तु की अधिक इकाइयों का जो उपभोग करता है, खाता है, उसकी उपयोगिता क्या है? बढ़ती जाती है, और एक बिंदु पर आकर वह स्थिर हो जाती है, ठीक है। और सीमांत उपयोगिता देखा कि एक अतिरिक्त जो इकाई है उसके उपभोग से जो संतोष प्राप्त होता है, लेकिन एक जैसे जैसे अधिक इकाइयां खाई जाती हैं, उसके बाद जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या है? धीरे धीरे घटने लगती है, ठीक है। और लास्ट में जब ऋणात्मक हो जाती है, नकारात्मक, तो -2 में चली जाती है। तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक एंड होता है। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के माध्यम से हमने समझा कि हर अगली इकाई से हमें कितना सुख प्राप्त होता है। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्रीपी एजुकेशन के साथ। थैंक यू।